नमस्कार फ्रेंड्स, संविधान का क्विक रिवीजन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यह हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पकड़ना होगा तदर्थ न्यायाधीश। आप जानते हो भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 127 में। अनुच्छेद 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो जो तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान है भारतीय संविधान में फ्रांस से ग्रहण किया गया है। जिस प्रकार से फ्रांस की न्यायपालिका में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। अगर अन्य देशों से देखें तो आप जानते हो अमेरिका से अधिकार और आपका रूस से मूल कर्तव्य, ये भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या। क्वेश्चन ध्यान दें, महिला विधायकों की संख्या। ये मैं आपसे बात कर रहा हूं नवंबर 2024 में जो उपचुनाव हुए थे उसके बाद की स्थिति की। तो उससे पहले आपको देखना है वर्तमान विधानसभा। तो इस समय जो वर्तमान विधानसभा है, कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है राजस्थान में? 16वीं विधानसभा। अगर आप देश में बात करें तो देश में कौन सी लोकसभा इस समय पर जारी है? 18वीं लोकसभा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो 16वीं विधानसभा है, 16वीं विधानसभा में जो महिलाओं की संख्या है वो मैं आपको बता दूं। एक तो इसमें बीजेपी की कुछ विधायक होंगी, कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी से होंगी, कुछ विधायक निर्दलीय उम्मीदवार भी होंगी। ठीक है। तो बीजेपी से जो महिला विधायकों की संख्या है उनकी संख्या है 10। कांग्रेस से महिला विधायकों की संख्या है 9 और वहीं निर्दलीय महिला विधायकों की संख्या है 2। अगर इन सबको प्लस कर देंगे 10 और 9 19 और प्लस 2 21, तो राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी होगी? 21 होगी। यहां आप देख सकते हैं सीधा निर्दलीय महिला विधायकों के जो 2 महिला विधायक हैं निर्दलीय, उनके नाम क्या हैं? एक तो बयाना विधानसभा क्षेत्र से हैं ऋतु बानावत जी, और दूसरी जो महिला है उनका नाम है डॉक्टर प्रियंका चौधरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या रहेगा? 21। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 8वीं अनुसूची की बात की जा रही है। आपको पता होगा जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची। ठीक है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय भाषाओं से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22। ये 22 भाषाएं 14 के बाद 3 चरणों में बढ़ी थी। एक संविधान संशोधन हुआ था हमारे यहाँ 21वां, और 21वें संविधान संशोधन से जो भाषा शामिल की गई वो थी सिंधी भाषा। एक संविधान संशोधन होता 71वां, और इसके द्वारा जो भाषा सम्मिलित की गई वो कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। पर अंतिम जो संविधान संशोधन हुआ भाषा से संबंधित वो हुआ था 92वां, और इसमें 4 भाषाएं शामिल की गई थी। कौन कौन सी? चारों के नाम देखते हैं। बोडो, आपका डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार से वर्तमान में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 22। यहां एक क्वेश्चन विशेष इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमसे पूछा जाता है निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वहां आप ध्यान रखेंगे जो अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश, ये जो इंग्लिश है ये भारतीय संविधान की जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल नहीं है। अब जैसे कि हम राजस्थान के अभ्यर्थी हैं तो इसको भी हम देख सकते हैं। जो हमारी राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थानी भाषा भी, एक सेकेंड,
ये जो राजस्थानी भाषा है इसको भी इन 22 भाषाओं में जगह नहीं मिली हुई है। तो ना तो राजस्थानी भाषा इन 8वीं अनुसूची में शामिल है, ना ही इंग्लिश भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक में निम्न में से किस प्रांत के से एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था? जो नहीं वाला क्वेश्चन होता है उसको विशेष रूप से आप ध्यान से समझेंगे। तो यहां आप देखें, पहले तो मैं सीधा बता देता हूं, इसका आंसर, सही आंसर होगा सिंध। सिंध से एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ है, 0 सदस्य। अगर हम मद्रास प्रांत की बात करें तो मद्रास प्रांत से सर्वाधिक सदस्य शामिल हुए थे और उनकी संख्या थी 43। संयुक्त प्रांत से जो सदस्य शामिल हुए थे उनकी संख्या थी 42, दूसरे नंबर पर। और यहाँ कुर्ग ऑप्शन में दिया है, तो कुर्ग से कितने सदस्य थे? 1 सदस्य। तो यहाँ हमारा सही जवाब क्या जाएगा? सिंध। यहाँ से सिंध प्रांत से एक भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। ये बात हो रही है पहली बैठक की। तो आपको पता होगा पहली बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 207 सदस्य। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली बैठक में महिलाएं कितनी उपस्थित थी, तो इन 207 सदस्यों में से पहली बैठक में कितनी महिलाएं शामिल हुई थी? 10 महिला शामिल हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मिनर्वा मिल्स वाद में संविधान पीठ के अध्यक्ष कौन थे? मिनर्वा मिल्स वाद कब हुआ था? आपको एक डेट याद रखनी है, 1980। आप इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रख सकते हैं। ये मिनर्वा मिल्स वाद का निर्णय आया था आपका 31 जुलाई 1980 को। ये क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है 31 जुलाई 1980, क्योंकि आपको पता है इससे पहले चर्चित वाद कौन सा था? केशवानंद भारतीवाद। और केशवानंद भारतीवाद का निर्णय कब हुआ था? 24 अप्रैल 1973 को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो मिनर्वा मिल्स कहां की कंपनी थी? बेंगलोर की। किस चीज की कंपनी थी? किस चीज की कंपनी थी? तो ये कंपनी थी कपड़ा की। कैसे कपड़े? रेशम के कपड़े बनाती थी। तो यहां जो बात हुआ था, इसमें 5 सदस्यों की संविधान पीठ गठित की गई थी, 5 सदस्यीय। तो इस 5 सदस्यीय संविधान पीठ के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था वाई.वी. चंद्रचूड़। इस संविधान पीठ के अध्यक्ष थे। डी सुब्बाराम किस बात के थे? गोलकनाथ। ठीक फ्रेंड्स, यहां आपको एक नाम दिख रहा होगा, एल.एन. स्वामी। एल.एन. स्वामी, चलो अगले क्वेश्चन में इनका नाम आ जाएगा। एल.एन. स्वामी यानी लक्ष्मी नारायण स्वामी किससे संबंधित थे? ये मैं आपको अगले क्वेश्चन आने वाला है हमारा। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा? बिना जड़ की घास इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जाएगा। सही आंसर है इसका जी.वी.के. राव समिति। जी.वी.के. राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ की घास कहा था। अब हम जी.वी.के. राव समिति से 2 फैक्ट और ध्यान रख सकते हैं। एक तो इस जी.वी.के. राव समिति को जो अन्य नाम है इनका, किस नाम से जाना जाता है? कारण समिति के नाम से। जी.वी.के. राव समिति को अन्य किस नाम से? कारण समिति के नाम से। और दूसरा क्या ध्यान रख सकते हैं? जी.वी.के. राव समिति ने 4 स्तरीय व्यवस्था बताई। जैसे पंचायती राज में इस समय हमारे राजस्थान में कितनी स्तरीय व्यवस्थाएं हैं? 3 स्तरीय। लेकिन जो जी.वी.के. राव समिति इसने 4 स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो जी.वी.के. राव समिति ने बिना जड़ की घास किसको कहा है? आपके पंचायती राज संस्थाओं को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध 11वीं अनुसूची से है? मैंने आपको अभी भाषा वाले क्वेश्चन में बताया था, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं? 12। तो थोड़ा 11वीं अनुसूची का इतिहास समझ लेते हैं। 11वीं अनुसूची का विषय है पंचायतें। एक संविधान संशोधन होता है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992। इस संविधान संशोधन से हमारे संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और ये किस अनुच्छेद में जोड़ी गई? 243। और 243
243 ए से लेकर के 243 ए से लेकर के ओ तक यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। तो 11वीं अनुसूची से क्या हुआ था, पंचायतों को, स्थानीय संस्थानों को, पंचायतों को कुछ अधिकार दिए गए, कुछ शक्तियां दी गई। तो पंचायतों को कितनी शक्तियां दी गई थी? 29 शक्ति। ये जो 29 शक्ति दी गई थी, इन 29 शक्ति का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद हम ध्यान रखेंगे 243 जी। ठीक है फ्रेंड्स, 243 डब्ल्यू क्या है? जो नगर पालिकाओं को शक्तियां दी गई हैं। नगर पालिका कितनी शक्ति दी गई है नगर पालिका को? 18 शक्ति। तो नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 243 डब्ल्यू। और ग्राम पंचायतों के लिए या पंचायतों के लिए शक्तियों का उल्लेख, जो 29 शक्तियां हैं, इनका उल्लेख कहां मिलता है? 11वीं अनुसूची में। ठीक फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाती है। पहला तो हमारा एक क्वेश्चन ही क्लियर होगा, राष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। यहाँ एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। मान लीजिए उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, या वो कहीं बाहर गए हुए हैं और राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके लिए देंगे? आपको ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति चाहे पद पे हो या ना हो, त्यागपत्र हमेशा राष्ट्रपति किसको संबोधित करके देंगे? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देंगे। अब उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है कि जितना शीघ्र से शीघ्र हो सके राष्ट्रपति महोदय के त्यागपत्र की सूचना किसके लिए देंगे? लोकसभा स्पीकर को देंगे। स्पीकर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो यह हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार में कौन प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विधि अधिकारी। तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी है वो कौन कहलाता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति? ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय, इंपॉर्टेंट फैक्टर याद रखेंगे, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो। ठीक है फ्रेंड, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होगा, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति जी क्या बना देंगे? महान्यायवादी बना देंगे, जो कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहलाता है। महान्यायवादी के बारे में आप एक स्पेशल फैक्ट और ध्यान रख सकते हैं, ये लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, वहां बोल भी सकता है, लेकिन अगर किसी विषय पर मतदान होना है तो वहां मत देने का अधिकारी नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। सरकारिया आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? सरकारिया आयोग 1983 किससे संबंधित है? आपको पता होगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। अच्छा, इसमें कितने सदस्य थे? 3 सदस्य। एक तो इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? RS सरकारिया। 2 इसमें सदस्य थे, एक तो थे SR सेन और एक थे B शिवरमन। आपको अब ऑप्शन आराम से क्लियर हो गया होगा। P चंद्रा रेड्डी सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे या सरकारिया आयोग में शामिल नहीं थे। तो P चंद्रा रेड्डी को आप ध्यान रख सकते हैं, P चंद्रा रेड्डी कहीं तो संबंधित थे। तो एक आयोग आया था राजमन्नार आयोग। ये राजमन्नार आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था। इस राजमन्नार आयोग के अध्यक्ष तो थे राजमन्नार जी। इसके अंदर भी 2 सदस्य थे, एक तो थे P चंद्रा रेड्डी और एक थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिनकी देन है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।
क्या नाम ध्यान रखेंगे? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो RS सरकारिया है इन्हीं का पूरा नाम क्या है? रणजीत सिंह सरकारिया। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पी चंद्रा रेड्डी। अच्छा, सरकारी आयोग से संबंधित आप दो बातें और ध्यान रख लें, इंपॉर्टेंट है। एक तो सरकारी आयोग ने जो कितनी सिफारिशें की थी ये पूछ लिया जाता है। तो सरकारी आयोग के द्वारा कितनी सिफारिश की गई थी? 247 सिफारिशें की गई थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश है वो थी अंतरराज्यीय परिषद का गठन। अंतरराज्यीय परिषद, और अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 263 में। तो सरकारी आयोग के अध्यक्ष RS सरकारिया जी, रणजीत सिंह सरकारिया जी। सदस्य हो गए SR सेन, वीर सेव्रमन। इसकी सिफारिशें हो गई 247। अंतरराज्यीय परिषद का गठन किसकी सिफारिशों पर किया गया? सरकारी आयोग की सिफारिशों पर। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263 में। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।